नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों को के मायने भी समझाएंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात धन कुबेर की। बिहार में एक ऐसे धन कुबेर का मामला सामने आया है जिसने सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल कर अकूत संपत्ति अर्जित की। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डीटीओ रजनीश लाल के घर से छापेमारी में 51 लाख नकद, 60 लाख से ज्यादा के गहने, जमीन के कागजात मिले हैं। मतलब आय से अधिक के तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख से अधिक की संपत्ति मिली है। पूरा मामला बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। मुजफ्फरपुर के धन कुबेर डीटीओ रजनीश लाल के यहां निगरानी की छापेमारी और उसका आकलन और जांच लगातार जारी है। देर शाम निगरानी कार्यालय में भी इस मामले को लेकर मंथन चल रही है और जो निगरानी विभाग के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार रजनीश लाल 1999 में सरकारी सेवा में आए थे और अब तक उनके पास से निगरानी की जांच में 1 करोड़ 34 लाख से अधिक की आय से अधिक संपत्ति पाई गई है और इसको लेकर पिछले 23 जून को निगरानी में केस दर्ज किया गया था और इसी केस के अनुसंधान के क्रम में निगरानी विभाग की टीम ने रजनीश लाल के पटना स्थित 3 फ्लैट में छापेमारी की। जो कंकरबाग में उनका आवास है, उस 3 फ्लैट में छापेमारी की गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर आवास में भी छापेमारी की गई और निगरानी की टीम ने अपने छापेमारी के क्रम में तकरीबन 51 लाख रुपए कैश जो है वो जब्त किए हैं। 60 लाख से अधिक के आभूषण जो है वो जब्त किए गए हैं और इसके अलावा जो जमीन के कागजात हैं उनकी भी बरामदगी की गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, सत्तारूढ़ दल के एक करीबी नेता के वे भाई बताए जाते हैं रिश्ते में और फिलहाल उन्हें मुजफ्फरपुर में तो परिवहन डीटीओ के तौर पर तैनात किया गया था, लेकिन छपरा में वो अतिरिक्त प्रभार में भी चल रहे थे। तो निश्चित तौर पर लंबे अरसे के बाद निगरानी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसी निगरानी विभाग के कार्यालय में अभी अंदर मंथन चल रहा है। अधिकारी जो है अंतिम तौर पर आकलन करने में जुटे हैं और निश्चित तौर पर निगरानी की जो ये कार्रवाई है इससे घूसखोर और भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक सप्ताह के अंदर राजधानी पटना में दीदारगंज थानाध्यक्ष राजेश कुमार को 60,000 रुपया बालू माफिया से घूस लेते हुए पकड़ा गया था और ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो विजिलेंस की टीम ने पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक छापेमारी की जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है। इतने नोट मिले कि नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। यह रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। लाखों में कैश, लॉकर और सोने चांदी के गहने, ये सब कुछ बरामद हुआ है मुजफ्फरपुर के डीटीओ यानी जिला परिवहन पदाधिकारी के आवास से। डीटीओ के घर से इतने नोट मिले कि विजिलेंस की टीम को नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ गई। ब्लू कलर की ये मशीन जिसे डीटीओ के घर ले जाया जा रहा है वो नोट गिनने वाली मशीन है। डीटीओ रजनीश लाल पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। डीटीओ के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। पटना स्थित आवास से कैश सहित ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में और रजनीश लाल जो मुजफ्फरपुर में डीटीओ के पद पर पदस्थापित हैं उन्हीं के विरुद्ध में ये मामला चल रहा है। पटना के कंकड़बाग में 2 फ्लैट के अलावा मुजफ्फरपुर में भी डीटीओ के घर विजिलेंस की रेड हुई। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर के दाऊदपुर कोठी मोहल्ले में डीटीओ रजनीश लाल का आवास है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। छापेमारी तकरीबन 2 घंटे तक चली। इस छापेमारी में तकरीबन 37,000 कैश, LIC और बैंक से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। आय से अधिक संपत्ति का मामला है ये। रजनीश लाल में जो डीटीओ हैं वर्तमान में मुजफ्फरपुर में, उनके विरुद्ध निगरानी में केस दर्ज है। दरअसल डीटीओ कार्यालय से पिछले दिनों फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। गाड़ियों की खरीद बिक्री में भी धांधली का खुलासा हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट।
और अब खबर तो समझिए, दरअसल डीटीओ परिवहन से जुड़े कामकाज देखते हैं, गाड़ियों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में भूमिका देखते हैं। टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी भी जिला परिवहन अधिकारी की होती है। जाहिर तौर पर टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ी कर डीटीओ ने पैसा कमाया, रिश्वत के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की। डीटीओ कार्यालय से पिछले दिनों फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बरामद हुए थे। गाड़ियों की खरीद बिक्री में भी धांधली का खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक डीटीओ कार्यालय के सहकर्मी फिलहाल जेल में बंद हैं। डीटीओ रजनीश लाल पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज है। संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोष साबित होने पर 4 साल से लेकर 10 साल तक का सजा का प्रावधान है। मुजफ्फरपुर के घूसखोर डीटीओ रजनीश लाल के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। पटना में उनके कंगड़बाग के अपार्टमेंट के 2 फ्लैट में छापेमारी चल रही है। अब तक छापेमारी में 50 लाख कैश बरामद किए गए हैं। रुपए गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है और इसके अलावा घूसखोर डीटीओ रजनीश लाल के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। निगरानी विभाग में रजनीश लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। डीटीओ दफ्तर से फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड और गाड़ियों की खरीद बिक्री के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इस मामले में कार्यालय के कई कर्मचारी जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि रजनीश लाल के पास छपरा डीटीओ का भी प्रभार है। देश की दूसरी पार्टियों के लिए जेडीयू ने एक बड़ी नजीर पेश की है। जेडीयू ने नई प्रदेश समिति में 33% महिलाओं को जगह दी है। जेडीयू एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने समिति में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दी है। नीतीश कुमार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए जेडीयू ने पार्टी संगठन में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देकर नया आयाम गढ़ दिया है। जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी में अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। संगठन में महिलाओं को पहली बार 1/3 हिस्सेदारी यानी 33% से ज्यादा जगह दी गई है। ऐसा करने वाली जेडीयू देश की पहली पार्टी है। अभी तक देश का कोई भी पार्टी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया। यह जनता दल यूनाइटेड पार्टी की इच्छा शक्ति है जो 33% से अधिक महिलाओं की भागीदारी संगठन में हिस्सेदारी दी गई है। दरअसल बिहार चुनाव के बाद से ही संगठन में भारी फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के जेडीयू में शामिल होने के कारण थोड़ा विलंब हो गया। जेडीयू की नई टीम में कुशवाहा के साथ आए कई चेहरों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जेडीयू ने महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए, महिला सशक्तिकरण पर नीतीश सरकार का फोकस पहले से ही है। सीएम नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज में बदलाव आएगा, समाज में महिलाएं सशक्त होंगी। इसलिए नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर बड़े फैसले लेते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमी योजना के रूप में महिलाओं को नया तोहफा दिया है। उद्यमिता में महिलाओं को आगे करना एक बड़ा प्रयास है। इससे पहले ही महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है और अब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में भी महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला ले लिया गया है। बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला हुआ तो उसमें भी महिलाओं को आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने साल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था और बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। कक्षा 1 से 8 तक की प्रारंभिक शिक्षिकाओं को नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया गया है। पुलिस बहाली में भी महिलाओं को सरकार की तरफ से 35% आरक्षण मिला है और बिहार में कुल पुलिसकर्मियों में इस वक्त महिला बल की संख्या 25.3% है। हाल ही में ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दारोगा से लेकर बीडीओ एसडीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना के आंकड़े कम हो गए हैं, लिहाजा सरकार ने कल से अनलॉक 3 भी लागू कर दिया है। लेकिन दुनिया के सामने बहरूपिया कोरोना ने बड़ी चिंता खड़ी कर दी है, लिहाजा
वायरस के नए वेरिएंट को लेकर बिहार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में कोरोना के आंकड़े काबू में हैं, लेकिन राहत के बीच एक डर भी है। वो डर है डेल्टा वेरिएंट प्लस का। कोरोना के वेरिएंट डेल्टा प्लस ने पूरे विश्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेजी से बदल रहा वेरिएंट हर बार काफी खतरनाक होकर सामने आ रहा है, लिहाजा बिहार पहले से अलर्ट है। संक्रमित मरीजों का नमूना जेनेटिक मैपिंग के लिए भेजा जा रहा है। सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज से हर 4 दिन पर 15 नमूना भुवनेश्वर लैब भेजने का आदेश दिया है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब तक भेजे गए 60 से 70 सैंपल में डेल्टा प्लस नहीं मिला है, लेकिन देश में 40 मामले मिलने के बाद अब इसे लेकर बिहार में जांच तेज कर दी गई। जैसे ही ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में जानकारी मिलने लगी कि देश के कुछ राज्यों में 43 केसेस मिले हैं जिसके वेरिएंट्स अलग हैं और वो नए प्रकार के संक्रमण हैं, तो हम लोग तुरंत सजग हो गए और हम लोगों ने जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनके सैंपल इकट्ठा कराए हैं और उसको हम लोग भुवनेश्वर के लैब में भेज रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट और थर्ड वेव की आशंका को लेकर बिहार पहले से अलर्ट पर है। मेडिकल तैयारियों के साथ साथ वैक्सीनेशन भी युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। दरअसल तेजी से बदल रहा है वेरिएंट, हर बार काफी खतरनाक होकर सामने आ रहा है। कोरोना की पहली लहर में भारत में अल्फा पाया गया था, अल्फा वेरिएंट। फिर दूसरी लहर में डेल्टा का वेरिएंट मिला जिसने बड़ी तबाही मचाई, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट पूरे विश्व की चिंता बढ़ा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अल्फा की तुलना में 35 से 60% अधिक संक्रामक है। डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि बिहार में किसी भी जांच में अब तक डेल्टा प्लस का वेरिएंट नहीं पाया गया है। पीएमसीएच से एक लॉट में 15 सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अब तक 6 लॉट भेजने के बाद भी किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाया गया है। लेकिन जरूरी है कि अभी भी हम सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें। कभी आपने नहीं सोचा होगा कि खिलौने भी देश की अर्थव्यवस्था को खिला सकते हैं, लेकिन इस बात पर मोदी सरकार बेहद गंभीर है। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। कहां महाभारत, कहां अभिमन्यु और कहां चक्रव्यूह, और वहां से आप 21वीं सदी में क्रीडा व्यू में लिया है कि विचार कहां से आया। प्रधानमंत्री का ये सवाल उस बच्ची से है जिसने महाभारत के चक्रव्यूह की तर्ज पर एक वॉर गेम क्रीड़ा व्यूह इजाद किया है। पीएम मोदी इस खेल से बेहद प्रभावित हुए और बच्ची को ये सलाह भी दी कि खेल के जरिए लीडरशिप को बढ़ावा देने पर और अधिक काम करने की जरूरत है। इसी तरह पीएम मोदी ने एक दूसरी बच्ची से क्या पूछा, ये भी सुन लीजिए। बाघ भूखा रहेगा कि बाघ को कुछ खाने को मिलेगा? मिलेगा। चीजें ऐसी प्रमोट हो जो मानवीय मूल्यों को बल दे। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मानवता का भी विकास होता है। टॉयकैथॉन के इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है। टॉयज ऐसे गेम्स का निर्माण करने पर भी हो जो हमारी युवा पीढ़ी को भारतीयता के हर पहलू को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बताए। हमारे टॉयज और गेम्स इंगेज भी करें, एंटरटेन भी करें और एजुकेट भी करें, यह हमें सुनिश्चित करना है। बता दें, इस आयोजन का उद्देश्य खिलौनों और गेम्स के लिए नए विचारों को क्राउड सोर्स की तरफ से आमंत्रित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और अब खबर तो समझिए, ग्लोबल टॉय मार्केट करीब $100 बिलियन का है और भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है। भारत लगभग 80% खिलौने का आयात करता है।
देश का करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है, मतलब खिलौने का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर है। खिलौने अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और इसीलिए टैकेथॉन 2021 का आयोजन किया गया, जिसका मकसद भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है ताकि खिलौना बाजार के व्यापक हिस्से पर भारत आगे आ सके, साथ ही वोकल फॉर लोकल को भी बल मिल सके। और इसी मकसद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एजीएम की, जिसमें चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बने नए जियो फोन नेक्स्ट की घोषणा की। साथ ही भविष्य में ग्रीन एनर्जी पर जोर देने की बात कही। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। ओम शांति। कुछ इस तरह से शुरू हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एजीएम। सबसे पहले महामारी के दौरान खोए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई अहम ऐलान किए, लेकिन शुरुआत की कंपनी की कमाई से। And financial success since the last AGM have exceeded our expectations despite the pandemic. Throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. हम कंपनी के ऐलान और कमाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात महामारी के दौरान रिलायंस की ओर से की गई समाज सेवा की। Reliance Foundation launched 5 missions to fight the virus. Mission Oxygen, Mission COVID Infra, Mission Anna Seva, Mission Employee Care and Mission Vaccine Suraksha. मुकेश अंबानी की शुरुआती करीब 5 मिनट की स्पीच के बाद ईशा अंबानी और आकाश अंबानी ने रिलायंस फैमिली के साथ बात की और केयर एंड एम्पैथी पॉलिसी के बारे में बताया। Despite the challenges we have faced, when we look back at the year, we feel humbled and inspired that each and every person in our Reliance family went out of their way to help one another. Who have placed their country first, community next, family third, and self last in this hour of need. They are our real life superheroes. चलिए अब बात करते हैं चेयरमैन मुकेश अंबानी की तरफ से किए गए अहम ऐलानों की, और इसमें सबसे पहला नंबर है जियो फोन नेक्स्ट का। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप्स से लैस होगा। एंड्रॉइड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। नया स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है। ये बेहद किफायती होगा और 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से इसकी बिक्री शुरू होगी। मुकेश अंबानी ने देश को 2G मुक्त और 5G युक्त बनाने को अपना लक्ष्य करार दिया। Jio Phone Next will be available in the market from the auspicious date of Ganesh Chaturthi, 10th September this year. And as you have come to expect from Jio, it is my promise that Jio Phone Next will be by far the most affordable smartphone, not just in India, but globally. अब बात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की। क्लीन एनर्जी की दिशा में मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। मसलन 2021 में RIL न्यू एनर्जी एंड मटेरियल बिजनेस के लिए 4 गीगा प्लांट लगाएगी। इसके लिए रिलायंस अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2030 तक रिलायंस 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करेगी। इसका मकसद देश और वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। Our new energy and new materials business. I had also announced our 15-year commitment to become net carbon zero by 2035. Today, I am happy to present to you our ambitious strategy and roadmap for implementing this vision. रिलायंस ने जामनगर में धीरूभाई ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स निर्माण शुरू किया, जिसकी 5,000 गीगावाट की उत्पादन क्षमता होगी। मुकेश अंबानी ने एक बार फिर पीएम के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ होने की बात दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। खबर तो समझिए, 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए अल्ट्रा अफोर्डेबल स्मार्टफोन की जरूरत है।
जियो गूगल का स्मार्टफोन जाहिर है गेम चेंजर साबित होगा और यह फोन उन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकता है जिनके हाथ में अभी भी 2G मोबाइल सेट है। तेज स्पीड, बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम जिंदगी को आसान बनाएगा और यह फोन खासकर अपने देश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह फोन उन लाखों नए उपयोगकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा जो पहली बार इंटरनेट का अनुभव करेंगे। गूगल क्लाउड और जियो के बीच एक नई 5G साझेदारी 1 अरब से अधिक भारतीयों को तेज इंटरनेट से जुड़ने में मदद करेगी और भारत के डिजिटलीकरण में नया आयाम देगा और जाहिर है इससे भारत में डिजिटल क्रांति आएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। एनआईए ने पार्सल बम ब्लास्ट में एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ यूनिट में एफआईआर दर्ज की गई है। एनआईए की टीम कल बिहार आएगी। दरभंगा जंक्शन जाकर एनआईए की टीम अब जांच करेगी, यानी ये पूरा मामला अब एनआईए ने अपने हाथों में ले लिया है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। एनआईए ने पार्सल बम ब्लास्ट में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। लखनऊ यूनिट में एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। एनआईए की टीम कल बिहार भी आएगी, दरभंगा जंक्शन पर भी जांच करेगी। आपको बता दें कि 17 जून को रेलवे पार्सल में ब्लास्ट हुआ था और एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक हाई इंटेंसिटी का केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। अमित, तो एनआईए अब अपने हाथों में पूरे मामले की जांच ले लिया है? निश्चित तौर पे सुमित, चूंकि एनआईए को जो है एमएचए के द्वारा जो है वो आदेश मिला था कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए करेगी और जैसे ही एमएचए ने हरी झंडी दी उसी वक्त एनआईए जो है इस पूरे मामले की जो है जानकारी हासिल करने लगी, इकट्ठा करने लगी। एटीएस के जो अधिकारी हैं उनसे फौरी तौर पे एनआईए ने सारी घटनाक्रम के बारे में पूछा। अनुसंधान जिस तरीके से जिस दिशा में गई है वो तमाम फीडबैक जो है वो एनआईए के अधिकारियों ने लिया है और अभी जो बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं वो ये है कि एनआईए जो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामला है उस मामले में लखनऊ यूनिट में एफआईआर दर्ज कर ली है और कल एनआईए की जो 6 सदस्यीय टीम जो है वो दरभंगा पहुंचेगी। दरभंगा स्टेशन पे जहां पे ये ब्लास्ट हुआ था पार्सल ब्लास्ट, वहां पे वो पूरा अनुसंधान करेगी। सीसीटीवी कैमरा जो है दरभंगा स्टेशन का उसका भी वो अवलोकन करेगी और उसके बाद एनआईए की जो अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी मुझे मिली है कि पटना भी वो एनआईए की टीम पहुंचेगी और यहाँ आकर के एटीएस के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनसे वो संपर्क करेंगे और यहाँ पे भी जो अनुसंधान आया है, अनुसंधान में जो बातें सामने आई है उसके बाबत सारी जानकारी हासिल करेगी। तो कह सकते हैं कि कल दरभंगा ब्लास्ट मामले के लिए बड़ा दिन है। एनआईए पहली बार जो है इस पूरे मामले का अनुसंधान करने दरभंगा पहुंचेगी। एफआईआर लॉन्च कर ली है। 6 सदस्यीय टीम जो है वो बिहार कल पहुंच रही है। तो ये बड़ी खबर जो है हम दर्शकों को बता रहे हैं। इससे पहले मैं बताता चलूं कि चूंकि ये पूरा मामला जो है वो आईएसआई का जो है कहा जा रहा था इसमें हाथ है, तो उस पहलू को भी जो है एनआईए ने खंगाल लिया है। एटीएस ने जो जांच करी है उस जांच के आधार पर एनआईए ये मान के चल रही है कि ये पूरा मामला जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से टेरर का खेल जो चलता है भारत में, और बिहार जो सेफ जोन माना जाता है, खासतौर पे जो आतंकी संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पे लगातार जो है वो पनाह लेते रहे हैं और अपने नफाक मंसूबे में कामयाब होते रहे हैं। तो इस पूरे पहलू को जो है एनआईए कल से नए तरीके से अनुसंधान करना शुरू करेगी और उसके बाद अनुसंधान में वो कौन सी बातें हैं जो सामने आती है और कब तक इस पूरे धमाके को करने वाले, साजिशकर्ता, अंजाम देने वाले जो लोग थे, स्लीपर सेल थे, वो गिरफ्त में आते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। सुमित, अमित, हाई इंटेंसिटी के केमिकल का इस्तेमाल भी किया गया, ये बात भी सामने आ रही है। एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है। तो क्या ये माना जाए कि दरभंगा जो मॉड्यूल की बात कभी हो रही थी यासीन भटकल के वक्त, क्या वो उस मॉड्यूल को फिर से एक्टिव करने की बात हो रही है और एनआईए अब इसलिए इस दिशा में भी जांच कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे सुमित, चूंकि बिहार को बेहतर तरीके से आप भी समझते हैं, आपने भी इस तरह के जो मामले हैं उसको आपने देखा था। जब दरभंगा मॉड्यूल जो काम कर रहा था तो उसके लिए सबसे पहले यासीन भटकल जो हुआ करता था इंडियन मुजाहिदीन का चीफ, वो दरभंगा में आकर कर रहा था और दरभंगा में बतौर एक पंचर दुकान पे वो काम करता था। वहां से उसने अपना नेटवर्क फैलाया और नेटवर्क जो है इतना बड़ा हुआ कि देश के कई राज्यों में जो है इंडियन मुजाहिदीन ने धमाका किया। हालांकि ये नेक्सस जो है वो ज्यादा दिन तक कारगर नहीं रहा। नेक्सस को एनआईए ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद से लगातार जो आतंकी घटनाएं जो है वो कमने लगी थी। लेकिन फिर से एक बार जो है फिर से ये आशंका गहरा रही कि क्या दरभंगा मॉड्यूल एक्टिव करने की साजिश है और क्या फिर से
बिहार या पूरे देश में कहीं दहलाने की साजिश रची गई। एनआईए अब इस सच से पर्दा उठाएगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।